हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पप्पू खान। इससे पहले जो वीडियो था, जो चैप्टर था, हम बात कर रहे थे पादप जल संबंध के बारे में बात कर रहे थे। पादप जल संबंध के अंदर हमने बात की थी विसरण के बारे में बात की थी। हम ये बता रहे थे आप लोगों को कि जो पादप जल संबंध होता है उसमें पादपों का जल से किस प्रकार संबंध होता है। तो पादपों के लिए, पादपों के अंदर जो जीव द्रव होता है उस जीव द्रव के अंदर जल एक प्रमुख घटक के रूप में पाया जाता है। बिना जल के जीव द्रव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। पादप की जितनी भी जैविक क्रिया होती है, जीव द्रव के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के लिए जल जो होता है वो जिम्मेदार होता है। जल के बिना किसी प्रकार की जैविक घटना संपन्न नहीं हो सकती। उसके उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे थे आगे चलकर कि जीव द्रव के अंदर या जीव द्रव द्वारा होने वाली कुछ घटनाएं थी जिसमें हमने बात की थी, विसरण की बात की थी, पराशर के बारे में बात करेंगे और जीव द्रव गुंजन के बारे में बात करेंगे, पर पारगम्यता के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके अलावा हम बात करते हैं अंत्य शोषण की बात कर रहे थे। तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे जीव द्रव की प्रमुख घटनाओं में पारगम्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पारगम्यता। हम बता रहे थे आपको जीव द्रव की प्रमुख घटनाएं, जीव द्रव की प्रमुख घटनाओं के अंदर हमने बात कर रहे थे विसरण। इसके बारे में बात करते हैं विसरण। नंबर 2 पारगम्यता। नंबर 3 परासरण। नंबर 4 जीव द्रव गुंजन। नंबर 5 अंत्य शोषण। अंत्य शोषण, डिफिजन, परमेबिलिटी, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, और इम्बाइबेशन। तो इससे पहले हम बात कर चुके थे किसकी? विसरण की बात कर चुके थे कि विसरण किसे कहते हैं, विसरण की परिभाषा के बारे में बात कर चुके थे। विसरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पारगम्यता। इसके बारे में बात करेंगे पारगम्यता। पारगम्यता हम डिस्कस कर रहे हैं। पारगम्यता, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, पारगम्यता। ये क्या होता है पारगम्यता? पारगम्यता के बारे में डिस्कस करें तो जो गैस है, द्रव है या कोई गुलित पदार्थ है, वो झिल्ली से जिस दर से विस्तृत होते हैं उस घटना को हम कहते हैं पारगम्यता। कोई भी गैस है, द्रव है या कोई गुलित पदार्थ है, झिल्ली से, किस प्रकार की झिल्ली से? पादप झिल्ली से जो विस्तृत होता है या विस्तृत होने की जो दर होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। हम ये कह सकते हैं पारगम्यता की परिभाषा के अंदर किसी भी गैस, द्रव अथवा गुलित पदार्थ का झिल्ली से
पारगमिक होना, पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता कहलाता है। तो हम ये कहते हैं किसी भी गैस है इसका किसी झिल्ली से आर पार जाना क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। अब पारगम्यता के आधार पर झिल्ली जो होती है वो चार प्रकार की होती है। पारगम्यता के आधार पर कोशिका झिल्ली या भित्ति चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। नंबर 1 अपारगम्य। अपारगम्य इम्परमेबल। इम्परमेबल। नंबर 2 पारगम्य, इसे बोलते हैं परमेबल। नंबर 3 अर्धपारगम्य, इसे बोलते हैं सेमी परमेबल। क्या बोलेंगे? और तो चौथी प्रकार की जो पारगम्य झिल्ली है वो क्या है हमारे पास? चयनात्मक। चयनात्मक या वर्णात्मक इसे बोलते हैं हम सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। ये किसके उदाहरण है? ये मेम्ब्रेन किसके उदाहरण है या किसके प्रकार है? मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? अपारगम्य झिल्ली की। तो यहाँ हम बात कर रहे थे पारगम्यता के आधार पर झिल्ली के प्रकार, उसमें हम बात करेंगे अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के पदार्थ का आवागमन नहीं होता है। ऐसी झिल्ली जिसके आर पार किसी भी प्रकार का पदार्थ का आवागमन नहीं होता है, न तो ठोस का, न द्रव का, न गैस का, न घुलित पदार्थ का। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिससे किसी भी प्रकार के पदार्थ का आवागमन बोले तो आदान प्रदान नहीं होता है। आवागमन या आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कॉर्क कोशिका झिल्ली। कॉर्क कोशिका झिल्ली कॉर्क कोशिका झिल्ली
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा है क्यूटीन से आश्रित, क्यूटीन से आश्रित झिल्ली, क्यूटीन से आश्रित झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली में किसी प्रकार के पदार्थों का आवागमन नहीं होता है पारगम्य झिल्ली की सहायता से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दो एग्जाम्पल हैं, कोशिका झिल्ली और क्यूटीन से आश्रित। क्यूटीन कवर्ड मेम्ब्रेन जो होती है उससे किसी प्रकार के पदार्थ का आवागमन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास फर्स्ट हुई और ये हमारे पास क्या है, सेकंड। अब हम देखते हैं यहाँ पर परमेबल या पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, ऐसी झिल्ली जिसकी सहायता से मुक्त रूप से पदार्थों का आवागमन होता है। मुक्त रूप से पदार्थ पारगमित होते हैं, आर पार जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है, जिसमें पदार्थों का आवागमन या पारगमन कैसे होता है, फ्री होता है, मुक्त होता है, मुक्त रूप से। ऐसी झिल्ली जिसकी सहायता से पदार्थों का आवागमन या आर पार जाना मुक्त रूप से होता है, मुक्त रूप से होता है। ये झिल्ली क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है, परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो कैसी होती है, पारगम्य झिल्ली होती है, परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के बारे में। नेक्स्ट है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से विलेय के पदार्थ को आवागमन होता है। विलेय के पदार्थों का तो क्या होता है, आवागमन होता है, किंतु विलायक के पदार्थ आवागमन, विलायक के पदार्थ जो होते हैं वो आर पार नहीं जा पाते। दोबारा बताएं आपको, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, ऐसी झिल्ली जिसकी सहायता से विलायक के अणु तो पारगमित होते हैं। ऐसी झिल्ली जिसकी सहायता से विलायक के अणु तो पारगमित होते हैं, किंतु विलेय के अणु या घुलित पदार्थ अपारगम्य होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं झिल्ली विलेय के अणुओं के लिए तो अपारगम्य और विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाए तो, ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से विलायक के अणु तो पारगमित होते हैं जबकि विलेय के अणु अपारगम्य होते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी झिल्ली कहलाती है अर्ध पारगम्य झिल्ली।
ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से विलायक के अणु को पारगमित होते हैं, जबकि विलेय के अणु पारगमित नहीं हो पाते हैं। विलेय के अणु पारगमित नहीं हो पाते हैं। देखो यहाँ दो शब्द है, विलायक और विलयन। विलयन होता है, विलयन दो पदार्थों से बना होता है, दो घटक से बना होता है। एक तो विलायक होता है, एक विलय। विलायक जो होता है वह घटक होता है जिसमें घोला जाता है किसी पदार्थ को, और विलय वो होता है जो घुलता है, यानी कि घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विलय, और जिसमें घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। जैसे चीनी का पानी है, तो यहाँ पर चीनी जो है वो क्या है, विलय, और पानी क्या है यहाँ पर, विलायक। यानी कि हम ये कह सकते हैं जनरली विलयन के अंदर क्या होता है, विलय की मात्रा क्या होती है, कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जनरली सामान्यतः बात करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से विलायक यानी कि पानी के अणु तो क्या है आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलय के अणु यानी कि कोई पदार्थ है जो जिसको घोला जा रहा है, वो पदार्थ घुलित पदार्थ है, वो पारगमित नहीं हो पाता है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अर्धपारगमित झिल्ली कहलाती है। यानी कि यहाँ पर कुछ पदार्थों को आवागमन हो रहा है, कुछ पदार्थों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ ये झिल्ली क्या कहलाएगी, अर्धपारगमित झिल्ली। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें चरम पत्र, पार्चमेंट पेपर, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास बकरे का आश्रय। बकरे का आश्रय मतलब गोट्स ब्लेडर। गॉड्स ब्लेडर, बकरे का आश्रय। इन दोनों के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, चरमपत्र झिल्ली जो होती है, बकरे का आश्रय के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, वो केवल पानी को ही अपने आर पार जाने देती है, जबकि विलय के पदार्थ यानी कि जो ठोस होता है, या हम कह सकते हैं पानी के अलावा जो पदार्थ होते हैं, उनको आवागमित नहीं करने देती है, उनको आर पार जाने नहीं देती है। चौथी झिल्ली के बारे में बात करते हैं। चौथी झिल्ली हमारे पास, वो चौथी झिल्ली का नाम है हमारे पास चयनात्मक अर्धपारगमित, चयनात्मक झिल्ली, सेलेक्टिवली पारगमित झिल्ली। चयनात्मक पारगमित झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट चौथी झिल्ली जो हमारे पास वो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब चयनात्मक पारगम्य जो झिल्ली होती है उसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसी झिल्ली होती है जो कुछ पदार्थों के लिए तो अपारगम्य होती है, कुछ पदार्थों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। ऐसी झिल्ली जो कुछ पदार्थों के लिए तो क्या होती है, अपारगम्य होती है। कुछ पदार्थों के लिए ये पारगम्य होती है, लेकिन पारगम्यता की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। कैसे होती है दर अलग अलग? जिन पदार्थों के लिए पारगम्य होती है तो उनको आर पार जाते नहीं है, लेकिन जो पदार्थ आर पार जाते हैं उनमें भी दो प्रकार की कंडीशन है। एक तो ये है कि कुछ पदार्थों के लिए क्या है, ये पारगम्यता है, लेकिन धीरे धीरे पारगम्य होते हैं, उस झिल्ली से धीरे धीरे आर पार होते हैं।
और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से आर पार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी झिल्ली जो सेलेक्टिवली होती है, एक तरह से चयन करके पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण करती है, कुछ को रोकती है, कुछ को धीरे धीरे पारगमित करती है, अपने में से जाने देती है, और कुछ आसानी से निकल जाते हैं उसमें से। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो कुछ पदार्थों के लिए, कुछ पदार्थों या कह सकते हैं अणु या आयन के लिए पूर्णतः अपारगम्य। कुछ अणु या आयन धीरे धीरे पारगमित होते हैं, जबकि कुछ अणु या आयन आसानी से पारगमित हो जाते हैं। कुछ आयन या अणु आसानी से क्या हो जाते हैं? पारगमित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, एग्जाम्पल के लिए रिक्तिका की कोशिका झिल्ली, रिक्तिका की कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, सेलेक्टिवली पारगम्य होती है। इसकी सहायता से कुछ पदार्थ को बिल्कुल नहीं छनते, कुछ पदार्थ धीरे धीरे छनते हैं, और कुछ पदार्थ जो होते हैं फ्रीली आर पार जाते हैं। तो ऐसी जो झिल्ली होती है वो कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट झिल्ली के बारे में। बात करेंगे पारगम्यता के आधार पर झिल्ली 4 प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विलयन के बारे में। किसकी बात करेंगे? विलयन। और विलयन की बात करने से पहले हम बता देते हैं आपको कि कोशिका जो रस होता है, कोशिका रस, या हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका रिक्तिका होती है, उस कोशिका रिक्तिका के अंदर जो कोशिका रस पाया जाता है उसके सापेक्ष जो विलयन होता है, उस रस के सापेक्ष, सेल सेट के सापेक्ष विलयन की जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता के आधार पर हम विलयन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 3 भाग निम्न प्रकार हैं, जिन्हें हम निम्न तरीके से समझा सकते हैं। तो विलयन के बारे में बात करेंगे तो रिक्तिका के कोशिका जो रस होता है, रिक्तिका का जो कोशिका रस होता है उसके सापेक्ष विलयन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। रिक्तिका के कोशिका रस के सापेक्ष विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 अति परासारी विलयन। नंबर 2 अल्प परासारी विलयन। नंबर 3 समपरासारी
विलयन। अति परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, सम परासारी विलयन। अति परासारी विलयन उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम बात करते हैं, अल्प को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा जो हमारे पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन हमारे पास अति परासारी, अल्प परासारी और सम परासारी। किसके सापेक्ष है? कोशिका रस की जो सांद्रता है उस रस की सांद्रता के सापेक्ष विलयनों को हम निर्धारित करते हैं, तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं नंबर 1 अति परासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं हम ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की जो होता है, कोशिका रस होता है उसकी सांद्रता के अपेक्षा अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कंसंट्रेशन, जिसकी सांद्रता कोशिका रस बोले तो सेल से की अपेक्षा अधिक होती है। ये अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या होती है? कोशिका रस सेल से की अपेक्षा अधिक होती है, तो क्या कहलाता है? वो अति परासारी विलयन कहलाता है। ठीक। दूसरा विलयन के बारे में बात करते हैं हम। दूसरा विलयन हमारे पास अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस सेल की अपेक्षा कम होती है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की अपेक्षा कम होती है, क्या कहलाएगा? वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा जो सॉल्यूशन हमारे पास विलयन है, वो विलयन है हमारे पास समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन। इसे बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर होती है, समान होती है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? समपरासारी विलयन कहलाएगा। हम लिख सकते हैं इसको, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता
जिसकी सांद्रता कोशिका रस के समान होती है, जिसकी सांद्रता कोशिका रस के समान होती है। ठीक, यहां पर क्या है कम, यहां पर क्या है अधिक, और यहां पर क्या है समान। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता सेल शेप की सांद्रता के समान होती है समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमने भी बात की किसकी विलयन के बारे में। विलयन को किस आधार पर हम डिवाइड किया, जो कोशिका रस होता है, रिक्तिका का जो कोशिका रस होता है उसकी सांद्रता के सापेक्ष विलयन को डिवाइड किया हमने 3 भागों में, अतिपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन और समपरासारी विलयन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अब परासरण के बारे में कि परासरण क्या होता है, क्योंकि परासरण से पहले हमें विलयनों के बारे में जानना जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परासरण का डिस्कस करेंगे। ओके।